वेलकम बैक दोस्तों। आज का टॉपिक है पोलन ग्रेन, जिसमें हम जानेंगे पोलन ग्रेन स्ट्रक्चर के बारे में और पोलन ग्रेन कैसे डेवलप होते हैं। अंत में जानेंगे एक ऐसे जहरीले प्लांट के बारे में जो अमेरिका से भारत आया और निगल गया 55 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन हमारे किसानों की और कर दिया है किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और चलिए खेलते हैं पढ़ाई पढ़ाई। पोलन ग्रेन को हम मेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि गैमेटोफाइट मींस गैमेट और सेक्स ऑर्गन बियरिंग प्लांट जनरेशन। पोलन ग्रेन की स्टडी को हम प्लानोलॉजी कहते हैं। जनरली पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर स्पेरिकल या गोल होता है, 25 से 50 मीटर इन डायमीटर। साइटोप्लाज्म पोलन ग्रेन का सराउंडेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। अब हम बात करते हैं पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में। पोलन ग्रेन 2 लेयर्ड वॉल होती है, यानी जिसे हम स्पोरोडर्म कहते हैं। जो सबसे बाहर वाली परत होती है उसे हम एक्साइन कहते हैं और जो सबसे अंदर वाली परत होती है उसे हम इंटाइन कहते हैं। तो एक एक करके हम इनको समझते हैं। सबसे पहले एक्साइन आप देख सकते हैं डायग्राम में, आपको ये जो बाहर की मोटी थिक लेयर है इसे एक्साइन कहते हैं। ये स्पोरोपोलिन सब्सटेंस से बनी होती है और ये प्लांट किंगडम का सबसे टफेस्ट सब्सटेंस माना जाता है। इट्स मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। आप किसी भी एसिड बेस, किसी भी टेम्परेचर, किसी भी कंडीशन को एक्सपोज कर दो, ये स्पोरोपोलिन की जो लेयर है वो डैमेज नहीं होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं इंटाइन, जो कि अंदर की तरफ लेयर है और ये पैक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। एक्साइन पर कुछ ऐसी जगह भी होती है जहां पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है, उस जगह को हम जर्म पोर कहते हैं। जर्म पोर वही जगह है जहां से पोलन ट्यूब जनरेट होगी। कई जगह स्पोरोपोलिन की थिकनिंग या उनकी प्रेजेंस काफी कम है, इस जगह को हम बोलते हैं जर्म पोर्स। ये पोलन ग्रेन में एक भी हो सकते हैं और कई भी हो सकते हैं। पोलन ग्रेन स्पोरोपोलिन के प्रेजेंट होने के कारण ही सदियों तक प्रिजर्व्ड रह सकते हैं। हमें कई सारे पोलन ग्रेन के फॉसिल्स मिले हैं, जीवाश्म मिले हैं, क्योंकि वो समय के साथ नष्ट नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर चढ़ी हुई थी स्पोरोपोलिन की लेयर। प्रोटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन जनरली 2 सेल का स्ट्रक्चर होता है। 60% एंजियोस्पर्म में 2 सेल्ड स्टेज में ही पोलन ग्रेन देखे जाते हैं और ये 2 सेल होते हैं। एक जनरेटिव सेल जो स्मॉल साइज होता है और दूसरा होता है ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल जो कि लार्ज साइज का होता है। ट्यूब सेल वर्ड से एक बात समझ जाना सीधे से कि वो पोलन ट्यूब को बनाता है, इसीलिए इसे ट्यूब सेल कहते हैं। अब ये जनरेटिव सेल्स और वेजिटेटिव सेल्स असिमेट्रिक सेल डिवीजन के कारण बनते हैं। असिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर फॉर्म होते हैं, पोलन के न्यूक्लियस को 2 अनइक्वल पार्ट्स में तोड़ देते हैं। एक पार्ट बड़ा होता है जिसे हम जनरेटिव सेल्स कहते हैं और एक पार्ट छोटा होता है जिसे हम ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल कहने लगते हैं। स्मॉल जनरेटिव सेल्स माइटोसिस करते हैं, 2 मेल गैमेट्स बनाते हैं। अब पोलन ग्रेन के अंदर आपको 3 सेल्ड स्टेज नजर आएगी। एक ऑलरेडी ट्यूब सेल मौजूद है और 2 मेल गैमेट सेल्स मौजूद हो गए। जनरेटिव सेल्स ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में तैरते रहते हैं। जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस स्पिंडल शेप्ड होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस प्रोमिनेंट देखा जाता है। दूसरी तरफ ट्यूब सेल, उसमें काफी सारा फूड मटेरियल, फूड रिजर्व मौजूद होता है और उसका न्यूक्लियस बड़ा साइज में होता है। यही जनरेटिव सेल माइटोसिस करके बदल जाएगा 2 स्पर्म सेल में। अब ये पोलन ग्रेन का प्रोटोप्लाज्म स्ट्रक्चर दिख रहा है, जहां एक तो आपको वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल नजर आ रहा है और उसके अंदर तैरते हुए 2 मेल गैमेट या स्पर्म सेल्स नजर आ रहे हैं। डिहेसिसेंस ऑफ एंथर। डिहेसिसेंस का मतलब होता है प्रस्फुटन या फटना। तो लाइन ऑफ डिहेसिसेंस इज कॉल्ड स्टोमियम। ग्रीक भाषा में स्टोम वर्ड का मतलब माउथ है, तो जिस जगह से एंथर फटता है उसको हम स्टोमियम कहते हैं। आप इस पिक्चर में ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा एक एंथर क्लोज्ड है और दूसरा एंथर जो ओपन है वो फट चुका है, डिहेसिसेंस हो चुका है। जब एंथर वॉल सूख जाती है तो एंडोथीशियम सिकुड़कर छोटी पड़ जाती है और इसके कारण एंथर फट जाता है और उससे ढेर सारे पॉलन्स हवा में आकर एक्सपोज जाते हैं। उसके बाद एयर वाटर के थ्रू वो दूसरे फूलों पर फैलने लगेंगे। बस एक और हमने बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल का फोटोग्राफी सामने रखी है आपके कि एक हनी बी जो कि नेक्टर को सक कर रही है एक फ्लावर से और उसके बॉडी में बहुत सारे पॉलन्स स्टिक हैं। यही पॉलन्स जाके स्टिग्मा तक पहुंच जाएंगे और जब वो स्टिग्मा तक पहुंचेंगे तो उनका पॉलन जर्मिनेशन होने लगेगा। आपको यहाँ पे पॉलन जर्मिनेशन की स्टेज को हम दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए ट्यूब न्यूक्लियस जो कि पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर रहा है और उसके पीछे पीछे जनरेटिव सेल्स पॉलन ट्यूब में एंटर कर रहा है। यही जनरेटिव सेल माइटोसिस करके 2 स्पर्म सेल्स में बदल जाएगा। बाइबिलिटी। बाइबिलिटी का सीधा सा मतलब होता है कि कोई पॉलन ग्रेन कितने समय तक फर्टाइल रह सकता है। ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर और ह्यूमिडिटी पर। बाइबिलिटी
कुछ पॉलन ग्रेन की बहुत लंबी होती है, यानी बहुत समय तक वो एक्टिव रह सकते हैं, और कुछ पॉलन ग्रेन की काफी कम होती है। जैसे कि हमारे सामने राइस एंड व्हीट, ये सीरियल्स हैं, इनकी पॉलन की वाइबिलिटी 30 मिनट्स की होती है, यानी कि 30 मिनट्स के अंदर के पॉलन को स्टिग्मा तक पहुंचना है, पॉलन ट्यूब को जनरेट करना है और फर्टिलाइजेशन करवाना है। अगर ये नहीं हो पाता है तो इनके पॉलन डेड हो जाएंगे। दूसरी तरफ सम मेंबर्स ऑफ लेगुमिनेसी, रोसेसी, सोलेनेसी हैव वाइबिलिटी फॉर मंथ, यानी इनके पॉलन ग्रेन महीनों तक एक्टिव रह सकते हैं, महीनों तक जिंदा रह सकते हैं और फर्टिलाइजेशन करने में सक्षम है। आज के समय पे हम पॉलन को एज ए न्यूट्रिएंट भी देख रहे हैं। बहुत सारे एथलीट्स हैं, बहुत सारे जो रेस में दौड़ने वाले घोड़े हैं, उनको पॉलन ग्रेन के सिरप्स, टैबलेट दिए जाते हैं एज ए फूड सप्लीमेंट, जिससे उनकी परफॉर्मेंस, प्रदर्शन क्षमता है वो सुधर जाती है। इसके अलावा हम पॉलन को स्टोर कर सकते हैं सालों तक एक लिक्विड नाइट्रोजन में, जिसका टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस, और यही स्टोर्ड पॉलन को हम इस्तेमाल करते हैं क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में। क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम वो प्रोग्राम होते हैं जिसमें हम किसी प्लांट की नस्ल को बेहतर बनाते हैं। अब आ गए हम अपने लास्ट टॉपिक पर, एक ऐसा जहरीला प्लांट जो अमेरिका से भारत आया था। 1950 में हमारे देश में 4 साल लंबा अकाल पड़ा था। 4 साल तक हमारे देश में कोई अनाज नहीं था। वो 4 साल हमारे देश में कोई भी शादियों में दावत नहीं करता था। उसके लिए सरकार ने गेस्ट कंट्रोलर करके लोगों को अपॉइंट किया था, जो चेक करते थे कहीं किसी घर में दावत तो नहीं हो रही है, क्योंकि 4 साल से देश में कोई अनाज की पैदावार नहीं हुई थी। तब भारतीय सरकार ने अमेरिका से मदद मांगी थी और अमेरिका ने भारत की हेल्प की थी अंडर सेक्शन पब्लिक लॉ 480। उसने कुछ गेहूं भेजे थे हमारे देश में बोने के लिए, और जिसे हमने पंजाब के किसानों को दिया था। जब पंजाब में वो गेहूं बोया गया तो उस गेहूं के साथ पार्थीनियम, या इसका दूसरा नाम कैरेट ग्रास, और हिंदी में सिर्फ गाजर घास कहते हैं, इसके बीज भी मौजूद थे। और वो दिन है और आज का दिन है 1955 से लेकर आज तक ये हमारे देश में करीब करीब 55 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा किसानों की जमीन को हजम कर चुकी है। तो पार्थीनियम केम इनटू इंडिया एज ए कंटामिनेंट विद इंपोर्टेड वीट। जो बाहर से वीट आया था उसमें मिक्स था और ये यूबिक्यूटस हो गया। यूबिक मतलब ये हर जगह पाया जाने लगा। पार्थीनियम के पॉलन से हमें एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं। इसके अलावा पार्थीनियम क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को भी प्रमोट करता है। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और हे फीवर, ऐसे कुछ बीमारियों को ये बढ़ावा देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।